जय हिंद। मैं आसिफ खान, INM टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानिश लांबे जी, जिन्होंने MA पॉलिटिकल साइंस की है। और आज हमारा जो मुद्दा है वो ये है एजुकेशन, बेरोजगारी और सरकारी नौकरियां। ये तीनों चीज़ें जो है उसका इस देश से बहुत गहरा ताल्लुक भी इसलिए है क्योंकि हम असल मुद्दे तक पहुंचते ही नहीं हैं, या हम असल मुद्दे तक सही मायनों में पहुंचना नहीं चाहते। डॉक्टर दानिश लांबे जी हमें पूरी तफसील बताएंगे कि बेरोजगारी और एजुकेशन के बीच में जो फासला है वो किस बिना पर है और उस फासले को किस तरह से भरा जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है INM टुडे में। हमारे दर्शकों को बड़ी बेचैनी से इस चीज़ का इंतजार करें क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोज़गारी लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा और बढ़ गई है। बिजनेसेस सबके फ्लॉप है, मतलब बंद है। कुछ 2-4 बिजनेस के अलावा सब ठप पड़े हुए हैं। तो आज का जो एजुकेटेड यूथ है, एजुकेटेड का मतलब मेरा यह है कि कम से कम 12वीं पढ़ा हुआ और 15वीं पढ़ा हुआ। और हमारे सामने ये भी है कि इंजीनियर्स का बड़ा तबका भी बेरोज़गार है। उनको ट्राई करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर वो ट्राई करेंगे तो ये स्टेबल नौकरी है और उससे उनका करियर अच्छा बनता है, उनके लिए फ़ायदा है। क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई करने के लिए तो कह रहे हैं, नौकरियां तो बहुत खाली, लेकिन नौकरियां मिलती कहाँ हैं सर? यूँ तो खाली खाने तो बहुत खाली पड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि सरकार जो है कंटिन्यूसली नौकरी के लिए लोगों को बुलाती है, लोग आते नहीं। मेरे ख्याल से लोगों की प्रॉब्लम है कि लोग अपनी असामियाँ पूरी करने के लिए आगे बढ़ते नहीं हैं। एजुकेशन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो पहले के बनिस्बत न्यू यूथ ने बहुत अच्छी तालीम हासिल की है और पहले के बनिस्बत लोगों में एजुकेशन भी बहुत अच्छा है। लेकिन एजुकेशन, अब आप ये कहते हो कि लोग नहीं आते और लोगों की और नौजवानों की ये शिकायत है कि नौकरियां नहीं मिलती, तो ये फासला कैसे है और ये शिकायत की असल वजह क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है नौकरियां नहीं है। मैं तकरीबन अभी फिलवक्त जो है महाराष्ट्र में पुलिस भर्ती मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं कुछ साथियों के साथ। मैं उसका एक मेंबर हूँ। 4000 से ज़्यादा बच्चे रजिस्टर किए हैं। जब यूथ से बात की है तो यूथ का ये बोलना है कि नौकरियां हैं लेकिन हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, हम एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं, हमें डर लगता है, हम क्या करेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चे एग्ज़ाम से घबराते हैं और वो एग्ज़ाम जो है सरकारी जॉब का, वो जो 3 या 4 पेपर है जो तकरीबन सारे छोटे से लेकर बड़े एग्ज़ाम्स तक यूनिक रहते हैं, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी अलग रहती है, लेकिन वो एग्ज़ाम से बच्चे बहुत भागते हैं। ये बच्चों के भागने की वजह क्या है? क्या उनकी तैयारियां नहीं आती या उनके जो उनकी तालीम होती है उसमें चैप्टर नहीं होता? नहीं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। चैप्टर तो होता है। कसूरवार कौन है? कसूरवार तो जो है हम अकेले किसी को नहीं ठहरा सकते, पूरा समाज इसमें कसूरवार है कि एजुकेशन। अब देखो 12वीं तक बच्चा पढ़ा हुआ है और उसको मैथमेटिक्स का आप एक पेपर दे दो कि इसको सॉल्व कर दे, सादी सी नौकरी के लिए, कांस्टेबल की नौकरी के लिए, वो नहीं बोल पाएगा। 12 साल तक बच्चे महाराष्ट्र में स्कूल में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको मराठी का एक सब्जेक्ट होता है 100%। हाँ, बच्चे को पूछो तो बोलते नहीं मुझे मराठी नहीं आती, तो 12 साल तक पढ़ा क्या? हाँ, स्कूल का रिजल्ट जो है 90% 100%, तो बच्चे पढ़े क्या फिर 12 साल? मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जो 9वीं में आने तक नाम लिखना नहीं जानते। 12वीं तक पहुंचे कैसे? उन्हें फेल क्यों नहीं किया गया? इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, उसका जिम्मेदार खुद सरकार की पॉलिसी है एजुकेशन की कि 8वीं तक फेल मत करो, 9वीं तक फेल मत करो बच्चों को। 8वीं 9वीं तक फेल नहीं किए, बच्चे 3 साल क्या 3 साल के अंदर आप इतनी सख्ती नहीं कर सकते ताकि बच्चों की वो जो कमियां हैं वो पूरी हो सके? नहीं, वो एजुकेशनलिस्ट उसके ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन मेरा बोलना यह है कि आज जो बच्चे 12वीं पढ़े हुए हैं और ग्रेजुएट है, अगर वो अपनी रेफरेंस पॉइंट्स को थोड़ा सा याद रखें जो उन्होंने पढ़ा अपने टीचर से, और थोड़ी तकलीफ जहां वो टिकटॉक पर और फेसबुक पर और इस पर टाइम दे रहे हैं, थोड़ा अगर वो ऑनलाइन एजुकेशन पर ध्यान देंगे और कॉम्पिटिटिव प्रोसेस ऑफ एग्जाम, सर कॉम्पिटिटिव प्रोसेस एग्जाम का जो है वो सरकार के अंदर नौकरी पर देने के लिए, चाहे वो कांस्टेबल की हो, तलाठी की हो, जो मतलब कोई नौकरी अदना नहीं है लेकिन कैटेगरी है ABC, UPSC के लिए तो तैयार हैं आपके सामने बच्चे, बाकी नीचे के जॉब के लिए कोई तैयार नहीं। तो इस पर आवाज कौन उठाए? इस पर आवाज नहीं उठानी चाहिए? कौन उठाएगा आवाज इस पर आवाज? आप एक सिस्टम बनाना चाहिए जो ये चीजें स्टूडेंट तक पहुंचाएं और उनको ये बताएं कि आने वाले वक्तों में जब आप नौकरियों के लिए जाओगे तो आपके लिए इतनी तालीम काफी नहीं होगी,
आपके लिए ये दिक्कतें सामने आने वाली है। जिन बच्चों को ये पता ही नहीं है और अचानक वो चीजें आएगी, फिर आप इसका असल कसूरवार किसे ठहराओगे? देखिए ऐसा है ना कि आवाज़ उठाने का मसला, आवाज़ ऐसी उठे जो मुअस्सिर भी हो या असर को उसके बाकी रखा जाए। आज मसला क्या है, कोई भी मिशन खड़ा करो सर, तो उसमें सबको पेपर में आना है, सबको अपने नाम चाहिए। कोई भी मिशन ओपन करो, सब अपने नाम के लिए, मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम चाहिए, मेरा नाम चाहिए, बात खत्म हो जाती है। तो जब भी इस तरह की मिशन और तहरीक आगे बढ़ती है तो जानबूझकर कुछ लोग ऐसे आते हैं जो तहरीकों को हाईजैक करते हैं, तो आवाज़ कहाँ से उठेगी? इसी तरह जब कोई काम आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर कुछ पैसे वाले तंजीमें या ऐसा लगता है कभी कभी जानबूझ के काउंटर करने के लिए उस तहरीक को ऐसे कमर्शियल क्लासेस को शुरू किया जाता है कि इनका भाई इतना एक्सपीरियंस है, आप क्या जानते हो, वो तो इतने साल से कोचिंग क्लास चला रहे, उनकी कोचिंग क्लास को प्रमोट किया जाता है और उनके 1 साल के बाद देख लो वो क्लास भी बंद हो जाएगी और एक भी बच्चा आगे बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। अब जो एजुकेशन पॉलिसी आई है सेकुलर माइनॉरिटीज के लिए, उसका क्या है? वो लोगों तक उसकी बात कैसे पहुंचे? अभी 2020 के अंदर जो भी सरकार ने निकाला है, 2020 की जो पॉलिसी है वो माइनॉरिटीज के लिए कहाँ है, सेक्युलर भी कहाँ है, उसका तो कुछ है ही नहीं लेना देना। लेकिन कहा तो यही गया है ना? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब सरकार पॉलिसी उसको बना रही थी उस वक्त उसने कॉल जरूर किया था, लेकिन उस वक्त भी यही हुआ कि लोगों को बुलाया गया और रिप्रेजेंटेशन की बात हुई और रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे नाकारा लोगों के हाथ में दिया गया जिनको एजुकेशन के अंदर कोई पता नहीं, वो सिर्फ कौम की तरफ मुखातिब होकर बोल रहे थे, उन्हें स्ट्रगल करना नहीं आया। मैं बोलता हूं कि जो हमारी लेजिस्लेटिव लॉबी थी या एजुकेशनलिस्ट लॉबी थी जिसने जिम्मेदारी कबूल की थी कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम रिकमेंडेशन देंगे, वो लोग बिल्कुल नाकारा थे। अगर वो नाकारा नहीं थे तो उनको फाइट करता नहीं आया, वरना आज ये ऐसी एजुकेशन पॉलिसी आती नहीं। अभी आप इस तरह जो बात कह रहे हो तो मुझसे एक सवाल लोगों के जहन में ये भी आता है कि जो माइनॉरिटीज के लोग और सेकुलर जो अपने आप को कहते हैं, जो आज उस जगह पर बैठे हुए जो चुन कर आए हुए हैं, तो क्या इन लोगों ने आवाज़ उठानी नहीं चाहिए या इनको सिस्टम के बारे में पता नहीं होना चाहिए? सर उनको अपनी सीट से आगे क्या प्यारा है, फिलवक्त जो है सरकार में बैठकर वो सिर्फ पेपर में आना जानते हैं। आज का हमारा जो बेरोजगारी का मुद्दा है, एजुकेशन के अंदर जो खामी का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है, इस बारीकी को एक साथ जोड़ने के लिए एक छोटी सी चीज़ चाहिए सर, जिसके लिए आज मैं यहाँ तक आया हूँ। और वो आवाज़ वो नहीं दे रहे, इसलिए वो आवाज़ यहाँ से लगाने के लिए मैं आया हूँ सर। मैं चाहता हूँ और पूरी साथ में हमारे जितने भी तहरीक के लोग हैं, हम सब ये चाहते हैं कि जो गैप है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के 4 पेपर, अरिथमेटिकल मतलब मैथ्स, इंटेलिजेंस और रीजनिंग, और उसके बाद में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये 3 पेपर, और चौथा पेपर जिस स्टेट में एग्ज़ाम हो रहा है उस स्टेट की लैंग्वेज, अगर इस पर ध्यान देंगे, ऑनलाइन प्रोसेस जो आजकल चल रहा है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। आपने 12 साल तालीम हासिल की है, 15 साल तालीम हासिल की है, थोड़ा अगर आप इसके ऊपर फोकस करेंगे। मैं मायूस हूँ एनजीओ से। मैं वही कहने जा रहा था कि एनजीओज़ की क्या जिम्मेदारी नहीं है, जो इतनी बड़ी बड़ी एनजीओज़ हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम अपने कौम के लिए बनाए गए हैं, हम अपने संस्कारों को जिंदा रखने के लिए एनजीओज़ बनाए गए, फिर वो एनजीओज़ कहाँ हैं और उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? यही जिम्मेदारी बनती है कि ये जो गैप है, देखो हमने जिस पॉइंट पर आज ये रखा है, कॉन्फ्रेंस रखी थी, वो यही था कि बेरोजगार बच्चों को रोजगार तक एजुकेशन के माध्यम से कैसे ले जाया जाए, कंसोलिडेट कीजिए। और जो आदमी काम कर रहे हैं ना एनजीओज में, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको काम करने दीजिए। स्पेशली मैं आपसे फिर ये निवेदन करूँ कि हमारे यूथ को और जो एजुकेशन हासिल कर चुके जो बच्चों को ये बताया जाए कि बेरोजगारी तो आपका दामन नहीं छोड़ेगी, लेकिन उससे लड़कर कैसे आगे जाया जाता है वो ज़रा ज्ञान दे दीजिए सर। देखिए, मैं अपने दोस्तों से, जो भी यूथ है, उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप घबराइए मत। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इतना बड़ा नहीं है कि आप उसको तय नहीं कर सकते। आप आइए, थोड़ा सा आप ऑनलाइन पर प्रैक्टिस कीजिए, जैसे आप खुद ब खुद गेम खेलना सीखते हैं वैसे थोड़ी बहुत तालीम के अंदर वक्त दीजिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर ध्यान दीजिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्यों है मेरे भाई, आपको ये समझना है, मेरे तमाम भाई और बहनों को, क्योंकि मान लो
कि एक ऑफिस के अंदर 10 लोगों के लिए नौकरी है और 20 एप्लीकेशन आते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है ये तय करते हैं कि कौन 10 इस सीट के लिए काबिल है, कौन 10 इस सीट के लिए काबिल है। वो जानने के लिए जो आपको सवाल दिए जाएंगे वो आसान नहीं होंगे, आप वो जानते हैं, लेकिन आपकी इवैल्यूएशन अलग तरीके से होगी। एक बात सर यहाँ पर मैं खास पूछने जा रहा था आपसे कि जो सवाल किस तरह से घुमाए जाते हैं, क्योंकि अक्सर जो बच्चों को एक सिंपल सा ये है कि भाई इस देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है, बट जो सवाल घुमा के पूछे जाते हैं तो उसके लिए बच्चे अपने आप को जहनी तौर से किस तरह से तैयार रखें? देखिए, उनको शार्प बनना होगा, फास्ट बनना होगा, हाजिर जवाबी और प्रॉम्प्ट होना होगा। जब दूसरी एक सबसे बड़ी बात जो मैं इस एग्जाम में बच्चों के फेलियर की है, जितने भी स्कूल के एग्जाम्स है ना, शुरू से लेकर कॉलेज तक और ग्रेजुएशन तक और मास्टर्स तक, सब जो है ना वन साइडेड है कि करो, मतलब लिखो तो मार्क मिलेगा, नहीं लिखो, गलत लिखो तो कट हो जाएगा, इसलिए लोग तुक्के बहुत मारते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुक्का नहीं मारना है, जहां आपने तुक्का मार के रॉन्ग आंसर दिया आपका कमाया हुआ मार्क भी कट जाता है। आधा मार्क, कहीं 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग में कट जाते हैं। बच्चे जानते नहीं, बच्चों को जो स्कूल से तुक्का मारने की आदत होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर जवाब नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दो उसको, आपका वो मार्क मतलब नहीं मिला, इतना ही होगा। लेकिन अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो आपके जो गेम किए हुए मार्क वो भी चला जाएगा। दूसरी बात कि यहाँ पर इवैल्यूएटिव मेथड में घुमा के पूछा जाता है। मिसाल के तौर पर आपने अभी कहा कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो नरेंद्र मोदी, कोई भी बताएंगे, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा पूछेंगे नरेंद्र मोदी कितने प्राइम मिनिस्टर है, दूसरे, चौथे, 8वें, 18वें, 17वें, तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आंसर है। तो इसके लिए थोड़ा हाजिर जवाबी चाहिए रहेगी। एक लास्ट मेरी रिक्वेस्ट हमारे कौम के बच्चों से ये है कि मैंने देखा सबको IAS बनना है, सबको IAS ऑफिसर बनना है, IPS ऑफिसर बनना है। 1 लाख 2 लाख बच्चे एग्जाम के लिए आएंगे, कंपटीशन में आएंगे और सिर्फ 800 चुने जाएंगे, जबकि ये UPSC मतलब कमीशन, मतलब UPSC जो है उसका ये है। आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आइए, 1 लाख बच्चे हिस्सा लेंगे, 17,000 चुने जाते हैं। थोड़ी B कैटेगरी की जॉब है, लेकिन उसमें आपकी नौकरी लगने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे वालिदैन ये सोचते हैं कि या तो मेरा बेटा सचिन तेंदुलकर बने या तो क्रिकेट ही नहीं खेले। क्रिकेट ही नहीं खेले, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, हर आदमी को डायरेक्ट वानखेड़े जाके खेलना है, सबको डायरेक्ट UPSC का एग्जाम देना है। सचिन तेंदुलकर जो आज एक UPSC समझ लो, वो जिस कंपटीशन से गुजर के, या जो नरेंद्र मोदी जो है गली क्रिकेट खेला है, उसके बाद में फिर नेशनल अपने स्टेट लेवल पर आते हैं, फिर नेशनल लेवल पर आते हैं, फिर कहीं जाने के बाद हमारे बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद कोई तलाठी का तो एग्जाम दिए नहीं और कलेक्टर बनने की सोच रहे हैं। नेचुरल नहीं है। हम नहीं बोलते कि सपना मत देखो कलेक्टर का, लेकिन आपको नेचुरल प्रोसेस से जाना है। अगर आपको कलेक्टर भी बनना है ना, तब भी आप तलाठी के एग्जाम अटेम्प्ट तो करो, एटलीस्ट मॉक टेस्ट तो अटेम्प्ट करो। अगर आपने ये नहीं किया तो आपने पूछा था शुरू में कि गैप कहां है, गैप यहां पर है। बच्चों की भी अपनी गलतियां हैं कि बच्चे नेचुरल प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन ना देते हुए डायरेक्ट बड़ा सपना देखते हैं। एक्चुअली बच्चे उस मुद्दे तक, उस मौजू तक पहुंचना ही नहीं चाहते। सारी तालीम हासिल करने के बाद जरा सी गलती, जो चूक होती है कि जो खाली जो गैप है, उस गैप की तरफ उनकी तवज्जो नहीं होती। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने ये कहा कि जो हमारा टिकटॉक का जो समय है, बाकी जो आजकल तो जो सीरियल्स चल गए अर्तुगरुल, और इसके अंदर लोग ज़्यादा बिजी हैं, तो ये समय निकाल के आप उस वक्त को ज़ाया ना करो, उसे अपने तरीके से सोचो कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा डिस्टेंस, बहुत बड़ा फासला करने वाला है। क्यों साहब? बिल्कुल। ये इतना बड़ा फासला कर देगा कि आप जिंदगी भर के जो 10-12 साल की पढ़ाई जो है ना, वो आखिरी के अगर 1-2 साल में आपने कोशिश कर ली तो ये जो गैप है ये अपने आप खत्म हो जाएगा। जो सही मायने के अंदर जो बात है, जो डॉक्टर साहब पे भी कहना, जो सभी NGOs फिक्र कर रही हैं, लेकिन फिक्र करने का तरीका सही नहीं है। उसको अपना तरीका बदलना पड़ेगा, बच्चों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, और वालिदैन को बच्चों पर ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे रात में पढ़ रहे हैं। आजकल तो ऑनलाइन सारी एजुकेशन हो गई, अब ऑनलाइन के अंदर बच्चे अर्तुगरुल देख रहे हैं, दूसरे सीरीज देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, वो हमें पता नहीं। रात को 2-2 ढाई बजे तक बच्चे बैठे हुए हैं। मेरी उन सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है और सभी NGO से रिक्वेस्ट है जो बच्चों को गोद लेते हैं, जो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं ताकि उनकी अच्छी एजुकेशन हो सके, तो आपने जिन बच्चों को लिया है उनकी सही तालीम हो रही है या नहीं हो रही है, वो किस दिशा में जा रहे हैं, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर साहब, आप आए हमारे चैनल में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। आसिफ खान को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद। For more details, subscribe to our channel INN Today and press the bell icon.